ओके, आगे बढ़ते हैं आज। देखो, आज हम वो क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये मैंने शायद ये क्लास 12th वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया था। देखो, मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम कहाँ पे थे थोड़ा सा मैं बता दूं। मैकेनिक्स में हमने जो है लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक समझा दिया था। उसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे, मैंने आपको ग्रुप में भी भेजे थे उसके ऊपर। ठीक है। और F इजिकल टू में ma का फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था। ठीक है। और ये ठीक है, मैकेनिक्स में आखिरी यहाँ तक ही करवाया था। उसके बाद आज का टॉपिक हम ले लेते हैं। आज का टॉपिक जो है मैकेनिक्स के अंदर मीन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो है आपका इम्पल्स। ठीक है, वो है आपका इम्पल्स, इम्पल्स। ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, इम्पल्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया। ओके, तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स। तो नाम से पता चल रहा है मैंने कि एक ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए होती है, एकदम फटाक से हुई। ठीक है, फील करो चीजों को। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं जब भी ना, देखो आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जो मैंने आखिरी के लेक्चर में आपको बताया था। ये भी वही है, ये भी चेंज। ठीक है, आपने चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ा है ना, तो ये एक चेंज इन मोमेंटम है। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, बेसिक एकदम साधारण शब्दों में। ठीक है, इंपल्स में चेंज इन मोमेंटम जो कि बहुत कम समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बॉलिंग कर रहा हूं क्रिकेट में, क्या होता है कि बैटिंग जो मैं ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैट पकड़ा हुआ है। ठीक है, बॉल को मैंने सिक्सर मारा, तो बॉल जो आके बैट में टकराई तो वो कितने टाइम के लिए टकराती है। ठीक है, बॉल का मोमेंटम में चेंज हो जाता है। बॉल मेरी तरफ आ रहा है लेकिन मैंने उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन चेंज करके मोमेंटम में चेंज कर दिया, लेकिन वो काम जो है ना वो बहुत कम समय के लिए हुआ। उस चीज को निकालने के लिए, एक तो उस टाइम को निकालना, माने कि बॉल और बैट का टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या रहा, डेल्टा टी क्या रहा, और बॉल के ऊपर बैट के द्वारा कितना फोर्स एग्जिस्ट लगाया गया, ये दो चीज इंडिविजुअली निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम एक चीज निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम इंपल्स कहते हैं। ऑब्वियसली ना, मीन्स समझ सकते हो, फोर्स एंड टाइम। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहाँ पे और अच्छे से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसमें, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं फोर्स, ये जो डेफिनेशन है आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने जो बोला वही मैं लिख रहा हूं। देखो, इंपल्स जो है इक्वल टू क्या, फोर्स। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ना, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, जो कि इन ए वेरी लेस टाइम, वही बात है ना, इन ए वेरी लेस टाइम इंटरवल, और बोल सकते हो इन ए वेरी लेस टाइम। ओके, तो यही इसका अच्छा, अब यहाँ पे हम इस चीज को थोड़ा और समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन और है जो मैं बोल रहा हूं। देखो, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इंपल्सिव फोर्स ना। ये जो फोर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, ये इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब ये चीज समझना जरूरी है कि हिस्ट्री में, पूरे साइंस की हिस्ट्री में जो इंपल्सिव फोर्स है, इसका कॉन्सेप्चुअली इसका कोई डिफरेंट, ठीक है, मतलब कि कैटेगरी फॉर ऑर्डिनरी फोर्सेस से इसे अलग नहीं रखा गया है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन क्या है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स के अंदर भी आपको कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए इसे अलग से बताना पड़ता है। तो इंपल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इट इज अ लार्ज एंड एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। बस डिफरेंस यही है ऑर्डिनरी फोर्स और इंपल्सिव फोर्स में कि ये काफी कम समय के लिए काम करता है। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है जो मैंने अभी बोला, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, आप लोग समझ सकते हो।
एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे इंपल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और क्या आप लोगों को मैंने एग्जांपल तो दे दिया, लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करवाते हैं तो फिर समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, ज्यादा सोचना नहीं है। ये देखो, आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से पता है आपको, टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा है। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया, चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि आप समझने में आसानी रहे भाई कि ऐसे कैसे बोल दिए दिस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये डेरिवेशन है, बुक में नहीं लिखा है ये ना, अभी मैंने आपके सामने बनाया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि देखो कंफ्यूजन होता है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है। ये चीजें बुक में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये चीजें, क्योंकि ये बहुत बेसिक बुक है ना, अब हायर बुक में लिखी हुई है, ठीक है। हायर बुक मतलब कि आपके जो बीएससी के बुक है वहां पे लिखी हुई है। ये मेरा हाथ में अभी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ठीक है, ऑलराइट ना, क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बहुत बेसिक चीज होती है, लेकिन बहुत तगड़ी चीज होती है, क्योंकि कई बड़े बड़े प्रोफेसर साइंटिस्ट मिलकर ये किताब को बनाते हैं, आपको पता होगा ये चीजें। इसलिए सबसे कोई भी चीज पढ़ना है ना तो यहीं से शुरू कर लो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन देखता हूं, एक मिनट। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ना, पहली बात एक बार और देख लूं। यस, देखो, ए बैट्समैन hits back a ball ना, a batsman hits back a ball, ठीक है, straight in direction of the bowler, ठीक है, straight in the direction of the bowler, ठीक है, without changing its initial speed ना, without changing its initial speed कितना है भैया, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। if the mass of the ball is 0.15 kg ना, अगर बॉल का जो मास है mb 0.15 kg है, ठीक है, ये बॉल का अगर मास है, डिटरमाइन द इंपल्स, हाँ, तो यहाँ पे तो इंपल्स मेरे को निकालना है, ठीक है, इंपल्स imparted on ball by the bat, ये चीज निकालना है हमें, ठीक है, ओके। तो इंपल्स इंपार्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट क्या होगा, यहाँ पे देखो, आपको मैंने अभी समझाया चेंज इन मोमेंटम को नोटिस करना है। तो पहले का मोमेंटम क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बैट है ऐसे करके, ठीक है, आपने बैट बनाया ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब ये बॉल है, बॉल जाके यहाँ पे टकराया, तो जब जाने की गति क्या है, मास क्या है, मास तो आपका ये है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मींस डीपी क्या हो जाएगा, सीधा डीपी निकालना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये ना 0.15 और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इंटू 12, ठीक है, माइनस में, और ये जब उल्टा बॉल छक्का मारेगा तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन से कंडीशन है कि स्ट्रेट इन द स्ट्रेट गया है, 180 डिग्री गया है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ऐड नहीं होगा। ये जैसा गया है ना बॉल, मतलब कि ऐसा गया है और ऐसा ही वापस आया है, मींस बैट से टकराने के बाद टकरा के 180 डिग्री में ही वापस रिटार्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोई इशू नहीं है, तो आपका एंगल का कोई इशू नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन से गिवन है ये चीज, ठीक है, ये कुछ चीज क्वेश्चन से गिवन है। स्ट्रेट इन द लाइन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर, बॉलर के अब बॉलर ही कैच पकड़ सकता है, मतलब सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बस यही इसी चीज को दोबारा लिख दोगे, 0.515 इंटू में 12, क्योंकि यही गिवन है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.6 न्यूटन सेकेंड ना,
3.6 न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम मैंने लिखा था इंपल्स का फॉर्मूला, तो फिर आप समझ सकते हो फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। ओके, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड। ऑलराइट, चलिए अब आई होप आपको समझ में आया होगा मैं जो बोला हूं, ठीक है? अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है ना, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाकी यहां पे देखो बॉल टकराया, उसी में वापस आया, टकराया और उसी में वापस आया, उसी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? तो इसमें एंगल का कोई इशू नहीं है, बस माइनस डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ पे माइनस लगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आएगा। मींस आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है, ठीक है? बड़ा नहीं है ज्यादा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। और क्या है बोलते हैं ना, मींस न्यूमेरिकल, इसके बाद और 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा मैकेनिक्स ना, मींस न्यूटन वाला मैकेनिक्स। उसके बाद रोटेशन पढ़ेंगे, सिंपल सी ना। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये समझते हैं। देखो, इसका मतलब होता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ऐसा नहीं, देखो यहां पे बोला है, न्यूटन ने बोला था कि दुनिया में हर, क्या बोलते हैं, हर बॉडी ना, यहां पे मतलब कि हर बॉडी के ऊपर देखो एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये 2 प्रकार के होता है। मींस एक्सटर्नल फोर्स अब क्या है ना कि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा मत सोचो कि अगर मान लो कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉडी भी आप पे एक फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ठीक है? मींस आप समझ सकते हो इंटरनली इस तरफ फोर्स लगा रहा है बहुत, ठीक है? तो वो नलिफाई कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स, 2 टाइप के फोर्स होते हैं। आप कोई भी फोर्स को एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है? आप चाहे इस फोर्स को एक्शन बोल लो, यहाँ पे क्या, ठीक है? यही चीज देखो, मैं आपको एक डेफिनेशन समझाता हूँ। डेफिनेशन ही यही है। देखो, डेफिनेशन इतना ज्यादा रियल लाइफ से हमारा मैच करता है कि कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन पे एक ऑपोजिट रिएक्शन आता है, लेकिन यहाँ पे कॉज इफेक्ट नहीं है, वो एक्शन और रिएक्शन, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं है, वो रिएक्शन वाला है ना। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन 2 फोर्सेस हैं। अब किसी और यहाँ पे 2 बॉडी इन्वॉल्व है। यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूटन थर्ड लॉ में 2 बॉडी इन्वॉल्व होती हैं। अगर मान लो कि आपके पास बॉडी ए है, ठीक है, ये एक बॉडी नहीं है, 2 बॉडी इन्वॉल्व होती है। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है, एक बॉडी बी है, दोनों को ऐसे मैंने लगा रखा है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, पूरा ओवरऑल सिस्टम के अंदर, इसे मैंने पूरा ओवरऑल सिस्टम बोला है। अब इसके द्वारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है और इसके द्वारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तब आप बोलोगे कि ये जो नलिफाई हो रहा है, फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है नलिफाई हो रहा है। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडी इन्वॉल्व है और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है तो वो नलिफाई हो रहा है, तो वही इक्वल एक्शन मैं कर रहा हूँ और रिएक्शन दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 बॉडी इन्वॉल्व होना है, 2 बॉडी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आप अगर गन भी चलाते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। रिकॉइलिंग ऑफ द गन, आपने पढ़ा होगा, बंदूक चलाते हो ना तो रिकॉइल होता है, तो वहां पर भी जो है, क्या बोलते हैं, आपका ट्रिगर का दबाना, ठीक है, और आपका वो जो रिकॉइलिंग फोर्स का आना, ठीक है, वो बंदूक पूरा एक सिस्टम है, समझ रहे हो? बंदूक पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है? देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसका बेसिक डेफिनेशन समझ लो। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। जो फोर्सेस हैं ना, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स में होता है, ठीक है? तो एक फोर्स आएगा तो दूसरा फोर्स भी आएगा, ठीक है? फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाय बी ना, फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाय बी मीन्स एफ ए बी जो है, ठीक है, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ना, इज इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस में फोर्स ऑन बॉडी बी बाय फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है,
ठीक है, मींस यहाँ पे दो बॉडी इंक्लूड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ। कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है कि भाई मैंने कुछ कॉज किया तो उसका इफेक्ट आया, EFFECT इफेक्ट आया, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कोई, ठीक है, ह्यूमन इमोशन रिएक्शन नहीं है। अब आप किसी भी फोर्स को नॉर्मल बोल सकते हो, जैसे कि, ठीक है, आप जैसे कि मैं जैसे कि खड़ा हूं तो मेरा भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल रहा है, और ठीक है, मैं वो वाला फोर्स और धरती का अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर रहा है, तो ये पूरा एक